हेलो दोस्तों, 24 एग्जामिनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एस के झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है, जो एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, उसको पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक छोटी छोटी मगर मोटी बातों का आज 60 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 पार्ट में हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग का क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसमें कम से कम 60 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसे सब हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एंटोनियो एल लेवेजियर। तो एंटोनियो एल लेवेजियर एक फ्रांसीसी रसायन थे, जिन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को विकसित किया और रासायनिक पदार्थों के नामकरण के लिए आधुनिक प्रणाली का सलेखन किया। इसे आधुनिक रसायन के जनक के रूप में क्या जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जो क्या के थे? तो न्यूजीलैंड के भौतिकी शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखते चलिएगा। इन्होंने परमाणु का प्रसिद्ध रदरफोर्ड मॉडल बनाया, जो बताता है कि परमाणु में अत्यंत छोटे प्रसारित केंद्र होते हैं और उनकी परिक्रमा द्रव्यमान रहित इलेक्ट्रॉन करते हैं। इनकी नाभिकीय भौतिकी में योगदान के लिए 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखते चलिएगा। हम इन लोग इसकी व्याख्या भी एकदम पूरा बढ़िया से देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का एक घटक है, किसने खोज की? तो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का एक घटक है, किसने खोज की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए, यानी कि जे थॉमसन। तो आइए हम लोग इसके पूर्ण विस्तार को देख लेते हैं, इसके हल को भी। ठीक है दोस्तों, हम लोग का आंसर तो हो जाएगा कैथोड किरणों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हुए जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यानी कि जे थॉमसन, यानी कि हम लोग का आंसर क्या था? जे थॉमसन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रारंभिक तत्व इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो थॉमसन को क्या किया गया? 1906 में क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। उनकी यह खोज परमाणु के विस्तृत मॉडल की दिशा में पहला कदम था। तो उनका ये क्या था? पहला कदम था। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। चैडविक एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। चैडविक कहाँ के थे? तो एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। तो रदरफोर्ड को क्या जाना जाता है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी आंसर देते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का सी, यानी कि हेनरी बैकुरल। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बैकुरल का किया। ठीक है दोस्तों, अब मैक्स प्लैंक, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और हेनरी के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने 1896 में किया था। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुरल और 1896 में की थी। ठीक है दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज। जब किसी पदार्थ में स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है तो उन्हें रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव कहते हैं। जो पदार्थ स्वतः ही अदृश्य किरणें क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव कहते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। तो विकिरण कैसे किस रूप में होता है? तो अल्फा, बीटा और गामा के किरणों के इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। विकिरण एक नए मौलिक स्थिरांक द्वारा मौजूद निर्धारित विशिष्ट ऊर्जा वाला क्वांटा है, जिसे बाद में प्लैंक का स्थिरांक कहा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैरी क्यूरी, जो अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर वास्तव में रेडियोधर्मिता शब्द दिया और उसकी अवधारणा हेनरी बैकुरल ने दी। तो मैरी क्यूरी ने क्या अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर क्या किया था? तो रेडियोधर्मिता शब्द दिया था और इसकी अवधारणा किसने की? तो हेनरी बैकुरल ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा यानी कि डी, यानी फैराडे का नियम क्या होता है, गैसों के नियम से संबंधित नहीं है। तो चार्ल्स का नियम, बायल का नियम और गै-लुसाक का नियम क्या है, गैसों से नियम है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका हल देखते हैं। तो फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो बायल का नियम बताता है कि एक निश्चित द्रव्यमान के लिए स्थिर तापमान पर पूर्ण दबाव और एक गैस का आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बायल का नियम क्या बताता है, एक निश्चित क्या है, द्रव्यमान के लिए स्थिर तापमान पर पूर्ण दबाव पर और एक ऐसा गैस का आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम एक प्रयोगात्मक गैस नियम है जो यह बताता है कि गर्म होने पर गैसों का विस्तार कैसे होता है। तो चार्ल्स का नियम क्या बताता है, तो एक प्रयोगात्मक गैस नियम जो यह बताता है कि गैस गर्म होने पर गैसों का विस्तार क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो हम लोग क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए है, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ये बात क्या है, गलत है। तो ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका हल, जैसे है ठोस पदार्थ, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो ठोस का आयतन और आकार क्या, दोनों निश्चित होता है। जैसे हो गया पत्थर, कोयला। द्रव का इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात जिसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है द्रव, यानी कि पानी, दूध, तेल। और गैस का इसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसे हो गया कोल गैस, मार्स गैस यानी CH4 इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, वह प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जिनमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, गर्म करने पर सीधे वह क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी ठोस पदार्थ। तो हो जाएगा हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आइए अब लोग इसका हल देखते हैं। तो जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे होता है कपूर, आयोडीन, गंधक यानी सल्फेट, नौशादर, बेंजोइकम। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना गलन, द्रव का ठोस में बदलना जमना यानी कहलाता है। तो ठोस द्रव का जो ठोस में बदला हुआ तो उसके क्या कहता है, जमना कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, तो वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, मध्यवर्ती तरल अवस्था में परागमन के बिना किसी तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो मध्यवर्ती तरल अवस्था में क्या है, परागमन के बिना किसी को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि बी, यानी कि वाष्पीकरण। तो आइए हम लोग बी यानी कि हम लोग का ए यानी कि हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का ऑप्शन गलत है, सॉरी दोस्तों। तो परागमन तो क्या है, ठोस से क्या है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। तो आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब देखते हैं ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती द्रव अवस्था से परागमन के बिना किसी तत्व का प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तन है। उदाहरण के लिए जब नेपथलीन या कपूर को गर्म किया जाता है तो वे प्रत्यक्ष रूप से बिना पिघले ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है जो आसपास की ऊष्मा के अवशोषण के साथ क्या होती है, घटित होती है। तो आप लोग इसका हल जरूर देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, हल बहुत इंपॉर्टेंट है, हल में ये क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी। ऊर्ध्वपातन एक क्या ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आसपास की ऊष्मा के अवशोषण के साथ क्या होती है, घटित होती है। तो रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिणत होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो वाष्प द्रव से वाष्प में परिणत होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संग्रहण कहते हैं। तो गैस से द्रव बनने की परिघटना को क्या कहते हैं, तो संग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है।
तो किस अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोलाइड अवस्था को क्या कहते हैं? शामिल नहीं किया जाता। तो हम लोग का ठोस, गैस और द्रव की क्या होती है? अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसका हल देखते हैं। भौतिक विज्ञान में पदार्थ की अवस्था विभिन्न रूपों में से एक है जिसे पदार्थ ग्रहण करता है। तो दैनिक जीवन में पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है। तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा को देखा जा सकता है दैनिक जीवन में। कोलॉइड अवस्था को पदार्थ की अवस्था नहीं माना जाता है। यह प्रकीर्णन समूह का एक प्रकार है। तो कोलॉइड क्या है? तो एक प्रकीर्णन समूह का एक प्रकार है, अर्थात यह अवस्था है जिसमें यह अधिकांश मामलों में छोटे अविलय प्रकीर्णन कणों के साथ द्रव अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, क्या होगा? द्रव होगा। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, वो क्या होगा? हम लोग का गैस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है हम लोग का गलत है? तो ऑप्शन ए, पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। बी, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। डी है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी कि ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो ये बात क्या हम लोग की गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते। ठीक है दोस्तों, जैसे दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, वो क्या कहलाएगी? तो पदार्थ कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए जल, हवा, बालू, ये सब क्या पदार्थ है? भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से क्या होते हैं? बने होते हैं, जिससे क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहा जाता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे हम लोग का लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही क्या मिल ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ताप एवं दाब में परिवर्तन करके क्या है? किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, लेकिन परंतु इसके अपवाद भी है। जैसे है लकड़ी, पत्थर, ये केवल क्या है? ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। तो जल क्या है हम लोग का? तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यानी कि डी, एक मिश्रण से अवयवी पदार्थों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक पृथक्करण तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न घटकों को एक मिश्रण से क्या अलग करने की किया जाता है। तो प्रारंभिक क्रोमेटोग्राफी के उद्देश्य अधिक उन्नत उपयोग से मिश्रण के अवयवों को अलग करना है, और इस प्रकार यह शुद्धिकरण का एक क्या है? रूप है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है तो उसको किसके द्वारा पृथक करते हैं? तो आसवन विधि द्वारा। ध्यान रखिएगा। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है तो उसके मिश्रण को आंशिक आसवन विधि से से पृथक करते हैं। तो बहुत कम अंतर होता है तो आंशिक आसवन, और बहुत अधिक अंतर होता है तो आसवन विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता? तो अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि एटम। तो एटम को कई पदार्थों में क्या है? नहीं बांटा जा सकता। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसका हल देखते हैं अब। तो एटम एक को अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात के मिलने से प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने को क्या कहते हैं? तो मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, तो एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विषमांग मिश्रण। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग क्या बनता है? तो समांग मिश्रण। समांग मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुण धर्म एक समान होता है। तो समांग मिश्रण का प्रत्येक भाग क्या क्या होता है? तो गुणधर्म क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे होता है चीनी या नमक का जलीय विलयन और कॉपर सल्फेट का घोल और समुद्री जल, ये क्या है? समांग मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, तो चीनी या नमक का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का घोल और समुद्री जल क्या है? समांग मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से क्या बनता है? तो विषमांग मिश्रण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो विषमांग मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण
उनके संगठक से क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। जैसे हो गया हम लोग का बारूद, कुआसा। तो ये बारूद कुआसा क्या है, तो विषवांग मिश्रण। ठीक है दोस्तों, तो इनके प्रत्येक भाग के गुण धर्म क्या होते हैं, उनके संगठक से क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण याद करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बारूद और कुआसा क्या है, विषवांग मिश्रण। और चीनी का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट और का घोल और समुद्री जल क्या होते हैं, समांग मिश्रण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कौन अधात्विक खनिज है। तो कौन अधात्विक खनिज है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। तो 9वां का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि अधात्विक खनिज क्या हम लोग का, तो सिलिका है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग इसके हल को देखते हैं। तो सिलिका अधात्विक खनिज है। ठीक है दोस्तों, तो धात्विक खनिज इसके कच्चे रूप में धातु होती है। धातु कठोर पदार्थ होते हैं जो गर्मी और बिजली का संचालन करते हैं, और इसमें एक विशिष्ट चमक या दमक होती है। जैसे होता है लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, चांदी, सीसा। तो ये क्या हम लोग का धात्विक खनिज है। ठीक है दोस्तों, और अधात्विक खनिज जैसे इसमें धातुएं नहीं होती है, ये मूल रूप से कार्बनिक होते हैं। तो अधात्विक खनिज क्या होते हैं, तो कार्बनिक होते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, संगमरमर, अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। तो ये क्या है हम लोग का, अधात्विक खनिज है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धात्विक और अधात्विक में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह एक ऐसा चट्टान है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमीनियम बनाने के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो बॉक्साइट का उपयोग क्या करता है, एल्यूमीनियम के मुख्य रूप से क्या है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग एल्यूमीनियम निर्माण के लिए किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम के निष्कर्षण से वेबर प्रोसेस और हेलांट प्रोसेस जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। एल्यूमीनियम पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु तत्व है। तो एल्यूमीनियम क्या है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है, धातु क्या है, पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो 1920 ईस्वी में भारतीय भौतिक विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। ठीक है दोस्तों, इसी गणना के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले क्रूक्स ट्यूब में की गई थी, और इसका वर्णन सर विलियम क्रूक्स ने किया था। तो प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले क्रॉस ट्यूब में की गई थी, और इसका वर्णन विलियम क्रूक्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, परमाणु नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। परमाणु यानी एटम के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में किया था। तो 1911 में क्या किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कब की थी, 1897 में। जे थॉमसन गैसों में बिजली के चालन पर अपने काम के लिए भौतिक में 1906 में नोबेल पुरस्कार से क्या सम्मानित किए गए। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि चैडविक ने। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने। तो हम लोग का एक ट्रिक है, तो ईट पर नाच, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रॉन की खोज क्या हो जाएगी हम लोग को, चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। तो ट्रिक क्या थी हम लोग की, ट्रिक थी हम लोग की ईट पर नाच, ट्रिक तो ईट पर नाच। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। आइए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण
की बम वर्षा की जाए तब उनमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। तो सर आइजैक न्यूटन क्या? तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम गति के सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम किसने नियंत्रित होता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अफबाऊ सिद्धांत क्या है? तो परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम क्या होता है? नियंत्रित करता है अफबाऊ क्रम से। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अब इसका हल देखते हैं। अपवाहु सिद्धांत द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की क्या करता है? एक विधि आसान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम क्या होता है? चलता जाता है। ठीक है दोस्तों। अफबाऊ सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। तो ये सब किस पर आधारित है? तो कक्षों की ऊर्जाओं पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो अफबाऊ सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम, ये सब क्या? ऊर्जा के नियम पर आधारित। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हम लोग का, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। तो सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है होता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, यानी कि उच्च तापमान होता है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण। तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक क्या है? तो गैस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है हम लोग की? तो प्लाज्मा होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है हम लोग की बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी तत्वों के परमाणुओं का आकार होता है। तो सभी तत्वों के परमाणुओं का आकार क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि गोलीय। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन तो कम हुआ है, लेकिन मैंने जो हल दिया है उसका वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन पर मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी तत्वों के परमाणुओं का आकार क्या होता है? तो गोलीय होता है। ठीक है दोस्तों, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। तो तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो क्या होता है? न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों से योग से क्या होता है? बनाया जा सकता है। तो हम लोग का आंसर क्या है? जैसे है हम लोग का सोना और चांदी और ऑक्सीजन। तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो यौगिक का कैसे कहलाएगा? तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से क्या अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के में संयोग बनने से क्या बनते हैं? तो यौगिक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस द्रव और ठोस स्थिति में मुक्त रूप में उपलब्ध होता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? गैस, ठोस तो और द्रव और ठोस क्या स्थिति में मुक्त अवस्था में क्या रहता है? उपलब्ध रहता है। तो CO2 गैस द्रव और ठोस तीनों स्थिति में पाया जाता है। द्रव के रूप में इसका उपयोग ठंडे पेय पदार्थ में होता है। सूखी बर्फ ठोस CO2 का उदाहरण। तो सूखी बर्फ क्या है? ठोस CO2 का उदाहरण। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60% होती है। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की विलेयता क्या होती है? तो बढ़ती है या घटती है? ठीक है दोस्तों, ध्यान। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी। तो कुछ पदार्थों की बढ़ती है और कुछ पदार्थों क्या होती है? तो घटती है। तो ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की विलेयता क्या होती है? कुछ पदार्थों की बढ़ती है और कुछ पदार्थों की घटती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? तो बढ़ती है। तो किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। तो किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है।
किसी रसायन या यौगिक की किसी द्रव में घुल जाने की क्षमता को विलयता या घुलनशीलता कहते हैं। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है। तो किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। तो दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इससे कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 16 से आगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन पर न जाइएगा, क्वेश्चन कम है लेकिन आप जो मैंने ये हल दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सेशन को अंत करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।